हेलो एंड वेलकम। बहुत सारे बच्चे तैयारी करना चाहते हैं JKPSC KAS के लिए और उनको नहीं पता कि सिलेबस क्या है, कितने स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, ऑप्शनल कितने हैं और भी बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो पुरानी नोटिफिकेशन निकाली गई थी JKPSC केस के लिए, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि इस बार की जो नोटिफिकेशन होगी वो भी इसी हिसाब से निकलेगी। चेंजेस मुझे नहीं लगता होंगे, अगर हो सकते हैं चेंजेस तो बहुत कम होंगे। सिलेबस में तो चेंजेस होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरी बना और इस JKPSC KS का सिलेबस UPSC IAS पैटर्न पे है, तो सिलेबस चेंज होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद चेंज हो सकती है, जैसे कि एज लिमिट मेरे हिसाब से शायद चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी नई नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए। लेकिन जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके लिए बेस है, आप देख लीजिए क्या नोटिफिकेशन इससे पहले की थी। हम डायरेक्ट देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ी है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट था कि ज़्यादातर ये जो एग्ज़ाम होगा वो एटलीस्ट वंस होगा एक साल में, लेकिन हाँ, अगर कोई रीज़न है कि नॉट डूइंग सो तो हो सकता, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हो नहीं सकता। लेकिन ये भी यहाँ पे लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 दिन के बाद जब UPSC सिविल सर्विस UPSC IAS का जो एग्ज़ाम है उसका प्रीलिम के 15 दिन बाद केएस का प्रीलिम होगा, उसके मेंस के 15 दिन बाद मेंस यहाँ पे होगा केएस का, उसके इंटरव्यू के 15 दिन बाद केएस का इंटरव्यू होगा। ऐसा कुछ यहाँ पे ये नोटिफिकेशन में लिखा था कि नॉर्मली प्रेफरेबली 15 डेज बाद होगा UPSC। तो याद यहाँ पे रख लीजिए आप कि जब आपके अब पोस्ट्स आएंगे तो ज़्यादा चांसेस है आपको, जो जून में एग्ज़ाम ख़त्म होगा IAS का, तो ज़्यादा चांसेस है एंडिंग जून या जुलाई में ज़्यादा चांसेस है आपके एग्ज़ाम होने के, ठीक है ना। तो ये आपको समझने के लिए मैंने आपको ये लाइन बता दी यहाँ पे कि अगर इन्होंने ये फॉलो किया तो आपका एग्ज़ाम इस साल जुलाई में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पे भी ये लिखा है कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आप कितने दे सकते हो, 6 अटैम्प्ट्स आप दे सकते हो। SC ST के लिए कोई अटैम्प्ट नहीं है। RBA सोशल कास्ट ALC के लिए 9 अटैम्प्ट्स हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फिज़िकली ये जो चैलेंज्ड कैंडिडेट है उसके लिए 9 अटैम्प्ट्स है, अगर वो जनरल से आता है। अगर वो किसी कैटेगरी का है तो उसके हिसाब से होगा फिर। तो बहुत सारी बातें और भी है जो इस नोटिफिकेशन में है, लेकिन मुझे नहीं लगता सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कि एज क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स तक की आपकी एज होगी तो आप KS के लिए अप्लाई कर सकते हो 1 जनवरी, जबकि आपका नोटिफिकेशन निकलेगी, ठीक है ना। जबकि आपकी नोटिफिकेशन निकलेगी उसका 1 जनवरी के हिसाब से देखा जाएगा आपकी डेट एज क्या है। मुझे लगता है शायद ये चेंज हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो ये तो हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता, अभी नई नोटिफिकेशन नहीं आई। मुझे लगता है शायद ये चेंज हो, लेकिन नई नोटिफिकेशन नहीं आई अभी, ठीक है। क्योंकि देख के कि बहुत टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ, बहुत बच्चे जो हैं पुराने वो नहीं हुए एडजस्ट कहीं पे, वो ये तो बहुत सारी बातें और भी हैं मुझे लगता है। लेकिन अभी 32 ईयर्स से आप दिमाग में रख लीजिए। 34 ईयर्स जो है वो आप देख लीजिए, अपर एज लिमिट जो है 34 ईयर्स इन के लिए। 35 ईयर्स है अपर एज लिमिट किसके लिए, फिज़िकली चैलेंजर जो होंगे। और ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, 2 साल और क्या होनी चाहिए, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये आप याद रख लीजिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आपके हाथ में डिग्री हो, रिजल्ट्स अगर नहीं भी आए, अभी डिक्लेयर भी नहीं हुए, फाइनल ईयर में हो, तब भी आप अपियर हो सकते हो प्रिलिमिनरी एग्जाम में। क्योंकि आपको पता है KS का एग्जाम 2 स्टेजेस या IAS का एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी और मेंस। हालांकि मेंस का ही एक पार्ट इंटरव्यू है, बहुत सारे बोलते हैं 3 स्टेजेस में, लेकिन बेहतर है प्रिलिमिनरी और मेंस बोलना, क्योंकि मेंस का ही एक सब पार्ट इंटरव्यू होता है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में भी आपको ये पता चल जाएगा, ये जो मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन बताने से कुछ नहीं है, बोल सकता है कोई प्रीलिम मेंस और इंटरव्यू होता है, बता कोई मसला नहीं इसमें। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए, ठीक है ना, उनको फिर प्रूफ देना पड़ेगा जो उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाई। फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर में हो, प्रीलिम के लिए आप एलिजिबल हो, लेकिन जब आपका मेंस होगा तो आपको प्रूफ दिखाना होगा, आपको अपनी ग्रेजुएशन दिखानी होगी। जो
पुलिस में जाना चाहता है उसके लिए ये स्टैंडर्ड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है उस कैंडिडेट के पास ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। किसके लिए? जो पुलिस में जाना चाहता है, केएस देके जो केपीएस बनना चाहता है, नॉर्म अगर बता दूं तो। और भी कुछ चीज़ें हैं, ये जो है नोटिफिकेशन ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को देख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में होता है टेलीग्राम चैनल, पता नहीं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब ये मैं आपको बताऊं कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पता ही होगी कि हाँ मोबाइल नहीं लेना, वो नहीं लेना, अच्छी तरह एग्ज़ाम देना है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मेंस एग्ज़ाम पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको होने चाहिए, ये आप देख लोगे जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। एग्जामिनेशन 2 स्टेजेस में होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस एग्जामिनेशन में रिटन होगा और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू पार्ट होता है मेंस का, लेकिन आप बोल सकते हो कोई बात नहीं, इंटरव्यू मेंस और प्रिलिमिनरी होता है। पहले प्रिलिमिनरी होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, फिर मेंस होता है जिसमें रिटन होता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। और याद आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे बस चलिए आगे नोटिफिकेशन में पता ही चलेगा आपको, देख लीजिए। एग्जामिनेशन जो है वो प्रिलिमिनरी की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, प्रिलिमिनरी की बात कर रहा हूं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो 400 मार्क्स का होगा। उसमें 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स पहला पेपर 1, फिर 200 मार्क्स दूसरा पेपर। तो ये दोनों पेपर मिला के बनाते हैं 400 मार्क्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है ये लास्ट में मेरिट डिसाइड करने के लिए नहीं होता, ये लास्ट में रैंकिंग मेरिट या क्वालिफाई करने के लिए नहीं होता ओवरऑल लास्ट में। ये तो बस प्रिलिमिनरी सिर्फ इसलिए एग्जाम है क्योंकि यहाँ पे ये एक जैसा स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब कि यहाँ पे ये सिर्फ शॉर्टलिस्ट करेगा उन कैंडिडेट्स को जो कि मेंस के लिए अपियर हो जाएंगे। तो ये आपको जानना है कि इसके मार्क्स कहीं पे गिने नहीं जाते हैं। आपने क्वालिफाई किया प्रिलिमिनरी को, बस उसके मार्क्स मेंस में नहीं गिने जाएंगे, बस आपके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स। प्रिलिमिनरी बस क्वालिफाई के लिए है, मेंस में आप एंटर हो सकते हो, इसके मार्क्स नहीं गिने जाते, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स गिने जाते हैं मिला के, और डिसाइड होता है आपकी सिलेक्शन हो गई कि नहीं हो गई। प्रिलिमिनरी भी रिजल्ट निकालता है, उसमें बताते हैं कि कौन सा बच्चा दे सकता है मेंस जो सिलेक्ट है, और कौन सा बच्चा नहीं दे सकता मेंस जो सिलेक्ट नहीं है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में याद रख लीजिए पेपर 1 होता है और पेपर 1 में कट ऑफ होता है। पेपर 2 जो होता है वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 33 मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा प्रिलिमिनरी एग्जाम में डिटेल में, प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या क्या है। पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 जो है यही आपका असल में जो 200 मार्क्स का है, यही आपका डिसाइड करता है मेरिट क्या है और कौन मेंस में जाएगा एग्जाम देने के लिए, यही आपका डिसाइड करेगा। कट ऑफ वट ऑफ यहीं पे डिसाइड होता है। लेकिन पेपर 2 जो है वो है क्वालिफाइंग नेचर का, वो भी 200 में है, वो भी 200 में है, लेकिन वो है क्वालिफाइंग नेचर का। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब आपको बस क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए? 33% होने चाहिए, 33% 200 का होना चाहिए, तब आपने क्वालिफाई किया पेपर 2 को। और एक बार आपने पेपर 2 को क्वालिफाई किया, उसके बाद पेपर 1 के देखे जाते हैं 200 में से कितने हैं, और देखा जाता है कि आप प्रीलिम सिलेक्ट हुआ कि नहीं, प्रीलिम में ये सिलेक्ट हुआ कि नहीं। एक बार आप प्रीलिम में सिलेक्ट हुए तब आप मेंस का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ये नहीं सोचना कि प्रीलिम के मार्क्स गिने जाएंगे फिर आगे। प्रीलिम में बस सिलेक्शन है तो प्रीलिम के मार्क्स वाक्स कहीं पे गिने नहीं जाते, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइंड देखे जाते हैं और फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। मेरे दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग जो है वो होगी, हर एक गलत आंसर पे 0.33 मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर एक बंदा एक से ज़्यादा मार्क्स अपने आंसर पे देता है तो वो आंसर वो माना जाएगा गलत आंसर। 100 से ज़्यादा ऑप्शंस पे टिक दी आपने तो वो गलत आंसर माना जाएगा, और वो गलत आंसर पे भी सेम पेनल्टी लगेगी। अगर आपने 2 ऑप्शंस पे आंसर दे दिया, पेनल्टी फिर से लगेगी आपको। और अगर आपने छोड़ दिया, कोई टिक नहीं दी, तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन ठीक है, ये मैंने बता दिया। और भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट ऊपर ऊपर से लगे वो मैंने आपको बता दिए, और हाईलाइटेड भी हैं वो चीज़ें। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप देख लीजिए, मेंस जो है उसमें होता है रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन जो है उसमें 8 पेपर होते हैं, और 8 पेपर में भी जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही है। मैं अभी आपको प्रिलिमिनरी
और मेंस के पेपर्स दिखाऊंगा। प्रिलिमिनरी के भी 200 मार्क्स वाले 2 पेपर दिखाऊंगा और 8 पेपर मेंस के भी मैं आपको दिखाऊंगा। और 8 पेपर में से ऑप्शनल जो है, ऑप्शनल आपका एक होता है। ऑप्शनल 2 पहले होते थे, अब ऑप्शनल एक ही है। आपके पास एक ही ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शनल में 2 पेपर्स होंगे, पेपर 2 होंगे ऑप्शनल। कोई एक ऑप्शनल चुनना है आपको, उसमें बस 2 पेपर होंगे, वो मैं भी आपको बता दूंगा आगे। देखो भाई, इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू 250 मार्क्स का होगा। उसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं, बाकी हर जगह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्वालिफाई तो करना पड़ेगा आपको, ये जो पेपर है बीच में ये भी आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो एक मिनिमम मार्क्स आपको हर जगह लाने पड़ेंगे। वैसे भी अगर आप नहीं लाओगे तो सिलेक्ट कहाँ होंगे, क्योंकि हर जगह आपको सीरियसली, हर एक शॉट में हर एक पेपर आपको सीरियसली लेना है और हर एक पेपर आपको अलग से क्वालिफाई भी करना है। सिर्फ इंटरव्यू ही ऐसा है जिसमें कोई मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, वैसे ये बातें उतनी इंपॉर्टेंट फ़िलहाल के लिए नहीं है। अगर आप नए हो, फ़िलहाल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरिट लिस्ट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है, चलो फिर भी। मार्क्स जो है मेंस में और इंटरव्यू में वही डिटरमाइन करेगा मेरिट, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन बीच में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए ये चीज़ें। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ी हैं, अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊँ तो मेरे हिसाब से 40-50 मिनट्स लेगा। मेडिकल फिटनेस एक्सप्लेनेशन नहीं है इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, फिर भी आप देख लीजिए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका सिलेबस जो है। देखिए भाई, आपका सिलेबस जो है ना, प्रिलिमिनरी और मेंस का। सबसे पहले प्रिलिमिनरी का सिलेबस क्या है। आपको 400 मार्क्स का पेपर होगा प्रिलिमिनरी। इसमें 2 पेपर है 200 मार्क्स ईच, 2 पेपर है 200 मार्क्स वाले, मतलब टोटल 400 मार्क्स में से आपका प्रिलिमिनरी है। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि एक पेपर जो 200 मार्क्स का वाला है, दोनों होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें दोनों में। और ये आपको जानना है कि दोनों में से दूसरा पेपर जो है, एक पेपर मतलब दूसरा पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। सिर्फ आपको उसमें 33% लाने हैं। 200 मार्क्स में से आपको 33% लाने हैं, तो आप पेपर सेकंड क्वालिफाई कर गए। उसके बाद कुछ नहीं देखा जाएगा उसमें टॉपर कौन निकला, लास्ट में कौन निकला। इंग्लिश में पेपर होंगे, हर पेपर के लिए 2 आवर हैं, मतलब 200 मार्क्स के लिए आपको 2 घंटे है, 2 आवर्स एक पेपर। दूसरा पेपर 200 मार्क्स के लिए फिर से आपको 2 घंटे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होंगी। अगर मैंने कुछ मिस किया तो नीचे कमेंट में लिखूंगा, या आप नीचे कमेंट में लिखो, बाकी को फ़ायदा होगा। क्योंकि ये नोटिफिकेशन बड़ी है, सारी नोटिफिकेशन बताना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। देखिए, मेंस एग्ज़ाम में सबसे पहले एक पेपर है इंग्लिश का, ये क्वालिफाइंग है। ये पेपर 300 मार्क्स का है, मतलब ये क्वालिफाइंग है, ये आपका काउंट नहीं होगा मेरिट में। फिर कौन सा पेपर होगा काउंट मेरिट में, देख लीजिए। पेपर 1 मतलब ऐसे 250 मार्क्स का ऐसे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप देख लीजिए 250 मार्क्स। और ये जो ऐसे का पोर्शन है वो आपको स्ट्रांग तभी होगा जब आपके बाकी पेपर्स स्ट्रांग होंगे, बाकी जनरल स्टडीज आपका कवर होगा। लेकिन फिर भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है और अरेंजमेंट है, पैटर्न क्या होना चाहिए वो हम आपको वैसे समझा ही रहे हैं ना। 15 दिसंबर से तो क्लासेस स्टार्ट ही हो रहे हैं आपको। चलिए, पेपर 2 जो है उसमें जनरल स्टडीज 1 जो है 250 मार्क्स का है। उसमें क्या क्या होगा, हिस्ट्री, हेरिटेज एंड कल्चर, मतलब आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे लिखा है, लेकिन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड और सोसाइटी, ये सारा आपको जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जो भी 250 मार्क्स का है, उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड IR। और ये जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है, ये अभी ऑप्शनल का सिलेबस नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे शायद, अरे भाई बहुत सारे तो बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ के तो सिलेक्शन होती है, तो यहाँ पे तो गवर्नेंस में तो लक्ष्मीकांत में तो कवर नहीं होता पूरा गवर्नेंस। अच्छा, IR तो नहीं होता वहाँ पे कवर, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, मतलब उतना ज़्यादा तो कवर नहीं होता वहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट सबसे ज़्यादा कवर होता है और बाकी उतना ज़्यादा तो नहीं कवर होता। फिर भी लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ पढ़ना होता है क्या, कितनी बहुत सारी बुक्स तो पढ़नी होगी मेरे दोस्तों, लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है। एडिशनल कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आपको पढ़ने, आपको पता भी नहीं चलेगा, 6-7 दिन में वो खत्म हो जाएंगे। और मैं आपको और एक बात बताऊं, ये जो चीज़ें ये करंट अफेयर के साथ रिलेटेड होते हैं और करंट अफेयर से आ जाते हैं। तो आप डरिए मत कि हमें लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ना होगा, फिर अलग से लक्ष्मीकांत के अलावा मैं आपको बता रहा हूं 7 दिनों में बाकी चीज़ें हो जाएंगी।
बड़े बड़े वीडियोस में 7 दिनों में हो जाएगा। और करंट अफेयर के तो साथ ही गवर्नेंस, आईआर, सोशल जस्टिस, ये सब तो करंट अफेयर में ही कवर हो जाता है। तो कभी डरिए मत इन चीज़ों से, मत आप ये सोचने बैठो सर पॉलिटी के लिए भी 10-15 बुक्स पढ़े क्या। अब देखिए ये जो पेपर 4 है, और याद रखिए ज़्यादा बुक्स पढ़ने नहीं है इन एग्जाम्स में, वैसे भी मैं बता दूंगा आगे वो स्ट्रैटेजी क्या होगी, लेकिन फिलहाल हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पेपर 4 भी 250 मार्क्स का होगा। इसमें इसको जनरल स्टडीज 3 बोलते हैं। इसमें जो है इसमें क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है ना। अच्छा, पेपर जो और एक है इसमें इथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये भी 250 मार्क्स का है। ऑप्शनल आपका एक ही है, याद रखना, ऑप्शनल 2 नहीं है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर ऑप्शनल अभी भी 2 हैं, ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2। मेरे दोस्तों ये पेपर 1 पेपर 2 है, ऑप्शनल एक ही है, इस बात को जानो। आपको पॉलिटी लेनी है ऑप्शनल लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी लेनी है, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन लेना है, जो भी ऑप्शनल है आपका आप वो लीजिए। ऑप्शनल एक ही है लेकिन पॉलिटी के अंदर 2 पेपर्स हैं, तो ऑप्शनल एक ही है लेकिन पेपर 2 होंगे उसी एक ऑप्शनल के। जो रिटन टेस्ट आपका हुआ उसमें इतने मार्क्स आप मिल के आ जाते हैं, और पर्सनल टेस्ट जो इंटरव्यू है यहाँ पे 250 मार्क्स हैं। यहाँ पे यूपीएससी आईएएस और जेकेपीएससी केएस में एक डिफरेंस है, वहाँ पे 275 मार्क्स और वहाँ पे कुछ थोड़ा सा 15 मार्क्स ज़्यादा बन जाते हैं, 25 मार्क्स ज़्यादा बन जाते हैं, तो यहाँ पे उससे कम, ठीक है। चलिए, और भी कुछ बहुत कम डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब आप केस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको आईएएस के हिसाब से ही पढ़ना ही होता है। ये देख लीजिए आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप कौन कौन से चुन सकते हो, बहुत अच्छे। अच्छा, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कौन सा ऑप्शनल अच्छा है, इसलिए क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को पसंद करते होंगे और मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर का नाम नहीं लूँगा तो वो मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो, मैं आपको बस बता सकता हूँ एक ऑप्शनल के बारे में, किसमें करंट अफेयर ज़्यादा है, किसमें करंट अफेयर कम पढ़ना है, कौन सा ऑप्शनल आपको अगले साल फिर से पढ़ना है। एक साल पढ़ लिया, अगले साल फिर से नया 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 करंट एडिशन होता है उसमें, डायनेमिक सब्जेक्ट। कौन सा ऐसा ऑप्शनल है एक बार पढ़ लिया अगले साल भी वही, फिर उसके अगले साल भी वही, अगले साल भी वही, अगले साल भी वही, ज़्यादा चेंजेस नहीं आती हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप खुद से डिसाइड करो। मैं किसी ऑप्शनल का नाम कभी ले नहीं सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं ऑप्शनल के बारे में तारीफें कर सकता हूं, बुराइयां कर सकता हूं, लेकिन मैं ये रिकमेंड में कभी नहीं करूंगा ये ऑप्शनल ले लो, क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज हैं इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं ठीक चलती, क्योंकि कभी भी कुछ भी किसी भी तरह हो सकता है, कोई ट्रेंड बदलती रहती है हर साल, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूं करंट अफेयर का रोल किसमें ज़्यादा है, कम है। अच्छा, किसमें थिंकर्स ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग थिंकर्स से डरते हैं, किसमें थिंकर्स कम पढ़ने होते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगा किसका ओवरलैप होता है आपका जनरल स्टडीज से, किसका कम ओवरलैप होता है आपका जनरल स्टडीज से, कौन सा आपका फैक्चुअल, कौन सा कंसेप्चुअल है, किसमें ज्यादा डायग्राम्स है, किसमें कम डायग्राम्स आप बना सकते हो, कम चार्ट्स और ज्यादा चार्ट्स बना सकते हो। और ये चीज कौन स्कोरिंग है ये बदलता रहता है वैसे। अच्छा, कौन ज्यादा वास्ट है, कौन कम वास्ट है, किसमें ज्यादा सिलेबस लगेगा टाइम कवर करने में, किसमें कम टाइम लगेगा सिलेबस कवर करने में। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं किसी एक नाम नहीं ले सकता आपका, ठीक है कोई। अच्छा, किसमें पेपर 1 है और पेपर 2 है, किसमें पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग है, किसमें पेपर 1 की नॉलेज आप पेपर 2 में यूज कर सकते हो, पेपर 2 की नॉलेज आप पेपर 1 में यूज कर सकते हो। बहुत सारी बातें, लेकिन मैं किसी ऑप्शनल का नाम कभी नहीं ले सकता। मैं कभी नहीं आपको बोल सकता ये ले लो ये मत ले लो भाई। मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल सोशलॉजी ले लो, आपकी इंटरेस्ट स्टैटिस्टिक्स में होगी, आपका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अपने इंटरेस्ट को लेकर चलो। मैं प्रोज और कॉन्स बता सकता हूं, लेकिन कभी ये नहीं बोल सकता कि ये सही है ये गलत है। और मेरे हिसाब से जो ये टीचर बोलता है ये सही है ये गलत है, वो गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी बच्चे ने मैथ लेना है, मैथ आप सबको डर रहे हो मैथ से, लेकिन मैं आपको बताऊं टॉपर्स निकलते हैं मैथ से। आप यूपीएससी आई थिंक पूरा साल नहीं पता, लेकिन एक साल में टॉपर निकला मैथ का। तो मैं किसी भी सब्जेक्ट को यहां पे रिकमेंड नहीं कर सकता, ठीक है ओके। मैं बस बता सकता हूं प्रोज एंड कॉन्स। अब ये भी आप याद रख लीजिए, हर एक पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम है, और भी कुछ बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट जो लगेंगी वही बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है ओके। और ये चलते चलते मैं आपको ये भी बताऊं कि कल आपको मैं क्लास देने जा रहा हूं, डेमो क्लास, जो कि होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था मैं। इससे पहले मैं सोच रहा था, परसों मैं सोच रहा था आपको डेमो क्लास दे दूं, आज भी मैंने सोचा था डेमो क्लास दे दूं, लेकिन बीच में काम आ गया। लेकिन अभी सारे काम एंड होने पे हैं। कल मैं
कंफर्म आपको ज्योग्राफी का डेमो लेक्चर दूंगा, ठीक है। और परसों मैं आपको पॉलिटी का डेमो लेक्चर दूंगा, क्योंकि 15 से स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पता ही है, हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, अकाउंट्स असिस्टेंट वाले स्टूडेंट्स को पता ही है, 15 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, पहले पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, करंट अफेयर होगा। करंट अफेयर आपको हर महीने, हर हफ्ते चलेगा। करंट अफेयर आपको एग्ज़ाम तक चलेगा। ये एग्ज़ाम करंट अफेयर के आसपास ही घूमता है। हालांकि इस साल यूपीएससी आईएएस में करंट अफेयर का उतना ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, करंट अफेयर तो ज़रूर है। मेंस में तो आएंगे, इंटरव्यू में तो आएंगे, करंट अफेयर के बगैर थोड़ा सा अधूरा है। चलिए प्रिलिमिनरी में देख लेते हैं सिलेबस क्या है। देखो भाई, पेपर 1 में 200 मार्क्स है, यही मैं आपको ऊपर बता रहा था। और पेपर 2 जो ये प्रिलिमिनरी की बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 घंटे के अंदर 200 मार्क्स आपको करने होंगे। तो ज़्यादा ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है एक कि टाइम कम है। टाइम कम होने की यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे बैंकिंग में बहुत जल्दी जल्दी, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, आंसर स्टार्ट करना पड़ता है ना। बैंकिंग में आपने दिया होगा, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बोलूँ, 2 घंटे हैं, 200 मार्क्स हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने? क्वेश्चन 200 नहीं है, 200 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन सिर्फ 100 है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन में नहीं दिया था कहीं क्या? चलो फिर भी मैंने आपको ऐसे बता दिया। करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, ठीक है ना। करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, जनरल साइंस। यहाँ पे एक्चुअली जनरल साइंस के बदले साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर लिखते तो ठीक होता, क्योंकि साइंस एंड टेक से ज़्यादा सवाल आते हैं, जनरल साइंस से सवाल उतने नहीं आते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, केएस का देखो, जब से ये निकले, मतलब ज़्यादा रोल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे थोड़ा सा जनरल साइंस से भी आ सकते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा है रोल। तो चलिए, जनरल साइंस का मतलब ही आप मान लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मतलब याद रख लीजिए, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ये 7 पोर्शन से आपके प्रीलिम सिलेक्शन हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो पेपर 2 है वो बस क्वालिफाइंग है, उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन क्वालिफाइंग है। और एक बात याद रखो कि आईएएस और केएस में यही फर्क है, यहां पे थोड़ा सा आपको जेएंडके के स्टेट के रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जेएंडके के रिलेटेड भी होगा। पेपर 1 पे ही डिसाइड होगा आपके प्रिलिमिनरी का कट ऑफ और आपके प्रिलिमिनरी का मेरिट कट ऑफ, और आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं। पेपर 2 जो है वो मैं आपको बताऊं, ये क्वालिफाइंग है। आपको 33% लाने हैं, 200 में आप सिलेक्ट। फिर आपको नहीं देखा जाएगा कि आपके कितने मार्क्स है, कितने कम मार्क्स है। पेपर 2 जो है उसमें क्या है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ है। एप्टीट्यूड, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बैंकिंग में आपने अगर आपने प्रिपरेशन की हुई है तो ठीक तरह से आप कर सकते हो। डाटा इंटरप्रिटेशन का बहुत रोल है, और ये आप देख लीजिए। पेपर 2 जो है, आपको ये याद रखना है, वो बस क्वालिफाइंग है, 33% मार्क्स आपको लाने हैं। मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है ना। दोनों प्रिलिमिनरी बोथ द पेपर्स, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? हाँ भाई, आपको अपियर होना पड़ेगा दोनों। ऐसा नहीं सोचना कि पहला दूसरा तो क्वालिफाइंग है, छोड़ दो उसको। दोनों में अपियर होना पड़ेगा, ठीक है। और जो अपियर नहीं होगा वो नहीं माना जाएगा कि उसने सिलेक्शन ले ली प्रिलिमिनरी में। प्रिलिमिनरी के मार्क्स, एक बार आपने पास किया, प्रिलिमिनरी के मार्क्स कहीं नहीं गिने जाते। हाँ, मेंस में आप कितने मार्क्स कितने पेपर से लाते हो वो गिने जाते हैं। और मेंस में आप देख लीजिए, सबसे पहले क्वालिफाइंग जो इंग्लिश मार्क्स है उसका सिलेबस आप देख लीजिए, आपके सामने फिलहाल सिलेबस है, ठीक है। फिर पेपर 1 है ऐसे। ऐसे में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स चलती है, वो मैं आपको समझा दूंगा। भाई इतने मार्क्स का पेपर है, इसको कैसे छोड़ोगे आप? ऐसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे पे ध्यान दे सकते हैं, टेक्निक्स उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको बाकी स्ट्रांग नहीं है तब तक आप उतना अच्छा ऐसे भी नहीं लिख सकते। फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स किस तरह एफिशिएंट बनाए, किस तरह खूबसूरत बनाए, किस तरह मार्क्स फेचिंग वाले बनाए, क्या करे क्या ना करे, वो तो है टेक्निक्स। लेकिन पेपर 2 के बाद जो जनरल स्टडीज़ है उस पर होल्ड होना चाहिए, तभी एक बच्चा लिख सकता है। पेपर 2 जो जनरल स्टडीज़ का है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, देखे ये सारी चीज़। ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड ऊपर तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंडिया। हालांकि इंडिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं सोचना कि शायद इंडिया से नहीं पूछेंगे, इंडिया से बहुत सारे सवाल हैं। ये देख लीजिए भाई, आर्ट एंड कल्चर, ये देख लीजिए आप, हिस्ट्री, ठीक है ना।
मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप देख लीजिए, मेडिवल यहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में अलग टॉपिक है। अच्छा, पोस्ट इंडिपेंडेंस का पीरियड भी आपको देखना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द, सॉरी मॉडर्न नहीं, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के बारे में आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए सोसाइटी का पार्ट है यहाँ पे, सोसाइटी का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहां से आप देख लीजिए ज्योग्राफी का पार्ट आ रहा है बराबर नीचे तक, तो ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है। समझने वाली बात है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी, थोड़ा सा सोसाइटी आपका पेपर 2 है। पेपर 3 जो है उसमें आप देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है। आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, यूनियन स्टेट्स। हालांकि ये चीज़ें आप सारी की सारी नहीं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आपको अलग से अलग टॉपिक्स हम देंगे, लेकिन आपके अगर लक्ष्मीकांत स्ट्रांग है तो आपको ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगेगा, इस पर उतनी मेहनत नहीं लगेगी अगर आपका वो बुक पे काफ़ी अच्छा होल्ड है। लेकिन उस बुक के बाहर पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं सोचना कि हो गया उसका काम, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ने पड़ेंगे अलग से। अब देखो भाई, पेपर 4 जो है मेरे दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए इकोनॉमी है, ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें मतलब आप, मुझे पता है मैं आपका टाइम शायद ज़ाया भी कर रहा हूँ कुछ बच्चों का, कुछ बच्चे तो नए हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपने देखी होंगी, ये चीज़ें दूर से दिखती है, पढ़ी भी होंगी कहीं ना कहीं पे। लेकिन आप ये देख लीजिए एक बार सिलेबस पे नज़र मारना ज़रूरी होता है। सिलेबस पे एक बार नज़र मारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये भी एक ऐसा पेपर है जो डिसाइड कर सकता है मेरिट क्या होगा आपका, क्योंकि इस पोर्शन को भी अगर आप सीरियसली लेंगे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। फिर आपका ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल कोई भी ले लीजिए। मैं ऑप्शनल के बारे में ऐसे डिस्कस नहीं करूंगा। आप नीचे कमेंट करेंगे अपने सवाल, ऑप्शनल के रिलेटेड हो या मैंने कोई पॉइंट मिस किया हुआ होगा, या कोई भी ऐसा सवाल आपको लगता है जिसको आपका जवाब नहीं मिल रहा है, मैं आपके सवालों को देखूंगा और आपके लिए एक छोटा सा नया वीडियो बना के आपको दूंगा। ये जो ऑप्शनल है वो भी अगर आप पूछना चाहते हो वो कैसा ऑप्शनल है, वो कैसा ऑप्शनल है, मैं उसके प्रोज और कॉन्स बता दूंगा। लेकिन मैं कभी भी आप बच्चों को ये नहीं बोल सकता कि ये ऑप्शनल ले लो, या ये मैं पढ़ाता हूं मेरा ही ऑप्शनल ले लो, या वो एक अच्छा सर पढ़ाता है। वो बहुत सारी चीजें होते हैं यार, मटेरियल मिलना चाहिए उसका मार्केट में अच्छी तरह, पिछले पेपर आपको समझ आने चाहिए, सिलेबस कम से कम आपको पसंद आना चाहिए। अरे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये देख लीजिए, आप, मुझे नहीं लगता लास्ट तक मैं इसको पहुंचाऊंगा, आप देख लीजिए। और लास्ट में इंटरव्यू में मैंने आपको बता दें कि कितने मार्क्स हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, कमेंट कर लीजिए आपको क्या चाहिए और क्या सवाल हैं आपके। ओके बाय।